हेलो, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। अभी तक आप लोग 4 मॉक लगा चुके हो और ये है हमारा मॉक 5। मॉक 5 के भी क्वेश्चन आप लोग कर चुके होंगे, सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। और अगर मुझे जहां तक लगता है कि अभी तक जितने भी मॉक आपने लगाए होंगे, आपको काफी हद तक ये पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कितनी ज्यादा बेहतर होती चली जा रही है और ये मॉक आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प भी कर रहे होंगे। तो फाइनली शुरू करते हैं हम लोग आज के मॉक के एनालिसिस को, जहां पे हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस के अपने 15 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है, रिलायंस इंडस्ट्री ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? क्योंकि ये रिसेंटली करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो हाल ही में कुछ ना कुछ ऐसा अपग्रेडेशन हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी गवर्नमेंट में किसी ना किसी के बीच में। तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप? मेटा लगाओगे, माइक्रोसॉफ्ट लगाओगे, एनवीडिया लगाओगे या फिर ओपन एआई लगाओगे? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा एनवीडिया। आपको पता है एनवीडिया कंपनी किससे जुड़ी है? मूल रूप से एनवीडिया जो कंपनी है वो आपकी जुड़ी हुई है मूल रूप से चिप्स, और ज्यादातर इसकी जो चिप्स होती हैं या फिर एक तरह से बोला जाए उनका जो इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर किसके लिए होता है? ग्राफिक कार्ड के लिए होता है। ज्यादातर गेमिंग से जुड़ जाता है। किससे? गेमिंग से। और नो डाउट आने वाले फ्यूचर में अगर हम लोग देखते हैं, आने वाले समय में या अभी भी अगर हम लोग देखते हैं, तो गेमिंग एक नई इंडस्ट्री की तरह से हमारे सामने दिखता है, उभरता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें होती हैं करंट में काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं और एज अ इंजीनियर आप लोगों को इन सब के बारे में जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अ डेवलप्ड कंट्री? देखो, इंडिया की बात होती है तो बात अलग होती है, डेवलपिंग कंट्री की बात हो, अनडेवलप्ड कंट्री की बात हो, पर डेवलप्ड कंट्री में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? इन्वॉल्वड अनिश्चित जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वॉलेंट्री, या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर डिस्गस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। आपको यहां पे बताना है राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। तो देखो, अगर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वॉलेंट्री। आपको सर ये कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है? देखो, स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से। आज की तारीख में अगर मुझे 2-3 करोड़ रुपए मिल जाएं तो मैं क्या करूंगा? 1 करोड़ की एफडी कर दूंगा, है ना। बाकी के जो 1 करोड़ रुपए हैं उससे क्या करूंगा? थोड़ा बहुत एसआईपी वैसआईपी कर दूंगा, ताकि हर महीने मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट आता रहे। अगर इस एज में भी मुझे ये मौका मिल जाए मेरे अकाउंट में अगर इतने, बट वो बात अलग है कि इंसानी फितरत है, जितना है उतना कम है, जितना मिल जाए उतना अच्छा, है ना। इसका भी मिल जाए, उसकी जेब में जो वो भी मिल जाए, तो हम छोड़ते नहीं। बट एक्चुअल में सच्चाई यही है। और यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि हमें किस एज में क्या करना है, रिटायरमेंट को एंजॉय करना है। उसको एंजॉय करने के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, समय से पहले, एक समय के बाद क्या करते हैं, खुद ही रिटायरमेंट ले लेते हैं कि भैया हमें रिटायरमेंट दे दो, ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपनी आगे का जीवन एंजॉय कर सकें। ठीक, तो वो वाली बात है। वो इंडिया की बात अलग है कि अपन ने तो अभी जीवन जीना शुरू किया है, अभी तो बच्चे बड़े करने हैं, उनके लिए कमाओ, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनका शादी करनी है, फिर कमाओ, फिर उसका लगता है अरे नहीं यार अभी थोड़ा सा समय बाकी है, एक बार पोते पोतियों का मुंह देख ले, फिर उसका लगता नहीं पोते पोतियां नहीं, अभी तो उनकी शादी हो जाए वो देख ले, फिर उनके बाद पड़पोतियों का भी मुंह देखने का मन करता है। तो कंडीशन थोड़ी अलग है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? हु कैन डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री? भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है भारत में? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कौन यहां पे डिक्लेयर करेगा? भाई देखो, सीधी सी बात है, 3 तरह की इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। 360 जो है ये हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये जो है ये प्रेसिडेंट रूल है। कहां पर? स्टेट में। कहां पर? स्टेट में। और ये हो गई हमारी नेशनल इमरजेंसी, जो कि अब तक 3 बार लगी है। अब रही हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुई है, एक बार भी लागू नहीं हुई है। और इसे अनाउंस करने का काम भी या इसे लाने का काम भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करेगा। क्या कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्या कह रहा है? हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? भारत की स्वतंत्रता के समय पर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की स्वतंत्रता के समय पर कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, है ना। प्रधानमंत्री था, कौन था प्रधानमंत्री उस समय? पीएम कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, या फिर रैमसे मैकडोनाल्ड? तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है आगे भी पूछे कभी भविष्य में। देखो, लॉर्ड माउंटबेटन ये तो हो नहीं सकते, आपको पता है ये क्या थे? इंडिया के वाइसराय थे, तो ये तो मतलब ही खत्म हो गया, हटा दो ऑप्शन। वेस्टर्न चर्चिल, देखो वेस्टर्न चर्चिल जो थे ये वर्ल्ड वॉर
सेकंड के टाइम पर क्या थे, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। फिर आता है क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, एंड दिस इज द राइट आंसर। कौन है, क्लेमेंट एटली। फिर आता है रैमसे मैकडोनाल्ड, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। रैमसे मैकडोनाल्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था आपका, कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था उस समय पर थे, मतलब कि 1930 से लेकर जो 1932 वाला पीरियड था हमारा, हम लोग अपने अकॉर्डिंग बात करें इंडिया की हिस्ट्री से, 1930 से लेकर 1932 का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में बात करें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समय काल। उस समय पर कौन था, रैमसे मैकडोनाल्ड थे। इन्होंने ही यहाँ पर क्या था, एक तरह से वापस से फूट डालो शासन करो कम्युनल अवार्ड, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और दलित वर्ग के लोगों को अलग से सीटों का निर्वाचन की बात की थी। तो राइट आंसर आपको पता चलेगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग प्लेड अ शहनाई एट द सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस डे 1947। एक और ऐसा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अब एक तरह से देखा जाए ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बस डायरेक्टली आर्ट एंड कल्चर ना पूछ के सीधे सीधे आपसे पूछ रहा, शहनाई वादक कौन है भारत के सबसे, अब आपसे पूछा जाए शहनाई वादक तो आपके दिमाग में एक ही आदमी का नाम आता है, एक ही आदमी का नाम आता है, बनारस का रहने वाला, जिसने घाट घाट और मंदिर मंदिर पे शहनाई बजाई है। क्या नाम है, बिस्मिल्लाह खां जी। क्या नाम है, बिस्मिल्लाह खां जी। यहाँ पे क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरीके की चीजें याद रखो, है ना। तो कितना, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका भी देखो किस तरीके से पूछ रहा है, कि कहीं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाल दो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हु वाज कॉल्ड अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश। भाई किसे कहा जाता था, भारत में अशांति का जनक किसे कहा जाता था, अंग्रेजों ने किसे भारत में अशांति का जनक कहा था। कोई तो ऐसा आदमी रहा होगा जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा होगा, नाक को चने चबा रखे होंगे, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या लगाओगे, एमके गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, तो राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। ये वही पर्सन है जिन्होंने क्या किया था, 1915 में होम रूल लीग की स्टैब्लिशमेंट किया था। अब नो डाउट एनी बेसेंट भी उसमें शामिल है, एनी बेसेंट की अलग थी, इनकी अलग थी। तो इन्होंने अप्रैल में किया था, उन्होंने सितंबर में किया था, बस फर्क इतना। तो पहले एक तरह से इनकी स्टैब्लिश हुई थी, उसी टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। एक तरह से देखा जाए तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय पर इनका जो रोल था बड़ा इंपॉर्टेंट नजर आया। बाल लाल पाला वाला ग्रुप इनका नाम नजर आता है। उस समय से लेकर इस समय तक ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं कि लिटरली अंग्रेज परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं भाई इस आदमी को किसी तरह से शांत किया जाए। तो पकड़ के बाद में इनको रंगून जेल में डाल दिया जाता है। इंडस्ट्रियल हिस्ट्री, वहां पे जाकर बीमार पड़ते हैं, 4 साल बाद वापस आते हैं। फिर ये उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते क्योंकि काफी ज्यादा इनकी तबीयत खराब होने लगती है। एंड 1920 में जाकर इनकी क्या हो जाती है, फाइनली डेथ हो जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था, द फर्स्ट ओजोन है जो होल था उसे कब यहां पर डिफाइन किया गया था, फर्स्ट ओजोन होल। देखो ओजोन होल के बारे में बात होगी तो नो डाउट सीधी सी बात है, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, या तो नॉर्थ पोल के बारे में बात करेंगे या फिर साउथ पोल। मूल रूप से जो सबसे पहला मिला था वो कहां पे मिला था, साउथ पोल में, और जो रिसेंट मिला वो कहां पे मिला, नॉर्थ पोल। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 1970 में हमको मिला था, कहां पर, एंटार्क्टिका में। और आज के टाइम पर जो रिसेंटली फाइंड आउट किया गया वो कहां पर, आर्कटिक सर्कल में। कहां पर, आर्कटिक सर्कल में। तो एंटार्क्टिका में जो किया गया था ओजोन होल का जो छेद फाइंड आउट किया गया था, वो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन क्या था वो क्या था, सीएफसी गैसेस था। और सीएफसी गैसेस के साथ अगर मैं आपसे बोलूं आज के टाइम पर भी कई ऐसी गैसेस है जो वहां पे हार्मफुल इफेक्ट डाल रही हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज आज भी उसके ऊपर क्या करें, काफी ज्यादा नेगेटिव असर डाल रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे फाइनली पता चलिए 1970 इज द राइट आंसर। और कौन सी गैस यहाँ पे हार्मफुल है इसको फाइंड आउट करने में 15 साल से ज्यादा का समय लगा था। फाइनली आगे चलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था एंड फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई 16 सितंबर, कौन सी डेट, 16 सितंबर को हम लोग क्या करेंगे, अब 16 सितंबर को हम लोग क्या करेंगे, ओजोन डे सेलिब्रेट करेंगे। क्या आया, ओजोन डे। सेलिब्रेट नहीं करेंगे, एक तरह से देखा जाए तो ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द लोकटक लेक सिचुएटेड, कौन सी, लोकटक लेक कहां पर सिचुएटेड है, लोकटक झील कहां पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट झील है, कई बार पूछा जाता है। हाँ भाई, तो इसका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, मणिपुर। राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर होगा। तैरती हुई झील कहा जाता है, फ्लोटिंग आइलैंड्स यहां पर देखने को मिलता है, फ्लोटिंग लेक की तरह से इसे ट्रीट किया जाता है। और एक तरह से देखा जाए
बहुत ही बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रीजन भी ये क्रिएट करती है, तो अपने आप में बहुत खूबसूरत रीजन है मणिपुर, आपको फाइनली यहाँ पे पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब ये क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जो बहुत टफ चीजें हो, डायरेक्ट आप आसानी से याद कर सकते हो। भारत का स्थानीय अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री कहां पर स्थित है? अरे वाह, वेरी गुड। इंडियाज परमानेंट रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री इज सिचुएटेड वेयर? ग्रेट हिमालय, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक या अरेबियन ओशन, कहां पर स्थित है दक्षिण गंगोत्री? अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री, ये कहां पर है? अंटार्कटिका में। इसके अलावा कौन कौन सा मैंने आपको बताया? भारती और मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री फाइनली आपको पता चली गया कहां पे? हमारे अंटार्कटिका में। ठीक है, सबसे पुराना भारती था, जिसे आज के टाइम पर हम लोग क्या बना दिया है? एक सप्लाई सेंटर की तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंडिया साउदर्न हिल रेंज इन इंडिया? भारत की सबसे दक्षिणी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलाई और नल्लामलाई या फिर कार्डमम हिल्स? तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यहाँ पे जितने भी नाम दे रखे हैं सबके सब साउथ इंडिया से हैं, और साउथ इंडिया का अगर हम लोग मैप देखते हैं तो इंडिया का मैप कुछ इस तरीके का हमको दिखाई देता है। एंड इसमें भी अगर हम लोग नोटिस करें, थोड़ा सा खाता पीता इंडिया, कोई बात नहीं, इसमें भी अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो नीलगिरी हिल जो आती है, ठीक है, नीलगिरी हिल को देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारा कौन सा? वेस्टर्न घाट। इस वेस्टर्न घाट में अगर देखेंगे तो इस जगह पर नीलगिरी हिल आती है। नीलगिरी के बाद यहीं पर हमारी कार्डमम हिल्स आती हैं, सॉरी अन्नामलाई आती है। नल्ला की जो पहाड़ियां वो आती हैं इस जगह आंध्र प्रदेश में। एंड लास्ट में जो बचा हमारा कार्डमम हिल्स, तो वो आती है यहाँ पर केरल में। किस जगह पर आती है? केरल में आती है। कहां पर? केरला। तो वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए मोस्ट साउदर्न, तो कौन सी होगी? राइट आंसर इज केरला हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। नाम जैसा है बिल्कुल वैसे ही काम है। तो यहाँ पे मसालों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, कार्डमम मतलब इलायची का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको कार्डमम हिल्स कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैप के साथ जोड़कर देखोगे तो ज्यादा आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी? कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी के समय पर भी कभी भी आपसे नहीं ले जाएंगे? मतलब आपकी संपूर्ण ताकत है उन फंडामेंटल राइट को लेकर। राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? एक आपका ऐसा अधिकार है जो कि पूर्ण रूप से आपके पास रहता है, चाहे इमरजेंसी हो चाहे कोई भी स्थिति हो, ये कभी भी आपसे छीना नहीं जाता। मतलब कि एक तरह से मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल नंबर, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो किसके बारे में दे रखा है? आर्टिकल नंबर 21 के बारे में दे रखा है। किसके बारे में दे रखा है? आर्टिकल नंबर 21 के बारे में दे रखा है। और आर्टिकल 20 के बारे में अगर बात करते हैं तो ये किसको लेकर है? अरेस्ट को लेकर है। किसको लेकर है? राइट, अरेस्ट को लेकर है। तो ये चीज भी आपको समझ में फाइनली आ चुकी है। बाकी सारे अधिकार आपके नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर या इमरजेंसी के टाइम पर छीन लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्टेड द एमपी ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सांसद का चुनाव कौन करता है भाई? हाँ भाई, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा में बैठते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उन लोगों को कौन यहां पर चुनता है? आपको ये बताना है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूटीज, सिटीजन ऑफ कंट्री, बोथ, नन ऑफ दीज। तो यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा? अगर हम लोग यहां पे राइट आंसर लगाना चाहेंगे तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? देखो कंफ्यूज करने के लिए डाला गया ऐसा क्वेश्चन, और अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो राइट आंसर यहां पे होगा क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूटीज इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका यहां पे क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि राज्य की विधानसभाओं में आप जिन एमएलए को बैठाते हो, एमएलए को बैठाते हो, वो एमएलए इनके लिए क्या करते हैं? वोट करते हैं। इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप लोग, बट एक्चुअल में आप लोग नहीं, कौन करते हैं? आपके जो एमएलए होते हैं, राज्य की विधानसभाओं में बैठने वाले जो मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, वो लोग यहां पर क्या करते हैं? इनको वोट करके यहां पर बैठाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे जेम कहा जाता है, ई मार्केट प्लेस के अतिरिक्त सीईओ के रूप में किसको नियुक्त कर रहा है? ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपना सामान गवर्नमेंट तक पहुंचाना है या गवर्नमेंट के मार्केट प्लेस पर बेचना चाहते हैं, जैसे आज के टाइम पर आपको फ्लिपकार्ट मिलता है, फ्लिपकार्ट से आप सामान खरीदते हो आपके पास आ जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट का भी क्या है? एक पोर्टल है जिसे ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो उसी मार्केट प्लेस से क्या करते हैं? सारी की सारी चीजों को ऑर्डर करते हैं। तो यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा? द राइट आंसर इज डी, सत्य श्रीनिवास
किसको अपॉइंट किया गया? सत्य श्रीनिवास जी को अपॉइंट किया गया। तो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब करंट अफेयर के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए, जितने भी अपॉइंटमेंट है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who has been sworn in as a new chief minister of हरियाणा? भाई किसने अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है? मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, अनिल विज या फिर सुनील जाखड़? अब आपको देखो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, रिसेंट अपॉइंटमेंट है, नायब सिंह सैनी इज द राइट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी सोचना मत, समझना मत, ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि फ्री के होते हैं कंप्लीटली, जहां पे आपको बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल भी न्यूज देख रहे हो, नॉर्मल भी चीजों को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो 100% आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनबीएफसी स्टैंड फॉर, एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या होता है? हाँ भाई, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या होता है? नेट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, नेशनल बैंक फाइनेंशियल सर्विस या नेट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस? द राइट आंसर इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। जैसे कभी कभी आप क्या करते हो, किसी उसमें पैसा वैसा नहीं देते, ठीक है, आपके जो कार्ड होते हैं वो आप छोड़ देते हो, ऐसे ही पैसा नहीं देंगे वापस। तो ये जो कार्ड वार्ड होते हैं, ये क्या किसके पास भेजी जाती है? इनकी डिटेल इन्हीं एनबीएफसी के पास भेजी जाती है। ये लोग क्या करते हैं, ये फाइनली फिर आपको कॉल करते हैं कि सर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कर लो, किसी तरह से वापस कर दो, थोड़ा बहुत कर दो, वो सब चीजें जो होती हैं यही सब लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो फाइनली ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि आपके सामने आए। उम्मीद करता हूं ये वाला मॉक आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होगा और ये मॉक लगातार आपके चलते रहेंगे। जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है, ऑलमोस्ट अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में, और मैं चाहूंगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो, रेलवे के अधिकारी के रूप में आप लोग हमको सेवाएं दें। तो इसी के साथ मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार, आइए रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या शानदार शानदार क्वेश्चंस थे और आपने क्या अप्रोच लगाया, इस पे मेन विचार करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑल इंडिया मॉक 5 मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने दिया होगा। पहला सवाल आपको कुछ ऐसा दिखा होगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, जैसे कि 10 - 12। एक तो तरीका ये है कि ऊपर देखते जाइए और कीजिए, नहीं तो मैं जो इसका यूज करता हूं, सबसे पहले संख्याओं को गैप देकर के लिख लिया, ताकि बार बार हमें ऊपर नीचे ना देखना पड़े। इट्स ऑल अबाउट अप्रोच, आप किस प्रकार से चलते हैं। अब S इज मल्टीप्लाइड, V है सब्सट्रैक्शन, M क्या है, एडेड, और L इज डिवाइडेड। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं बॉडमस का, तो 10 - 12 + 7 × 4, इसको 28 कर लेते हैं। ठीक है, 28 - 38, 38 - 12 होता है 26। राइट आंसर ए हो जाएगा। P इज वाई सिस्टर, P इज सिस्टर ऑफ Y। Y कौन है पता नहीं, P Y की बहन है। X इज Z's मदर, अलग लिखेंगे, X Z की माँ है, अलग किया है, बाद में ज्वाइन कर लेंगे। P and Z are sisters. Now we can easily combine two. ठीक है, P and Z are sisters. ठीक है, A is Y's father, A Y के पिता हैं, मतलब ये कपल हो गए, ज्यादा खुश नहीं होना है। How is Y related to X? Y related to X. अब Y का जेंडर पता है क्या? नहीं पता है। अब अपने मन से ये नहीं कि इसके घर में 2 बेटी है तो एक बेटा दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ADH +8 दिखा, +8 +8, उसी प्रकार +8, 7 + 8 कितना होता है? 15, 15 पे होता है O। एलिमिनेशन पे ध्यान देंगे, नीचे के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर इधर देखो, N 14, 14 + 8 कितना होता है? 22, 22 पे कौन होता है? V। तो आखिरी में V होना चाहिए, राइट आंसर इज B। ओके, सिंपल। यहां पे अगर हम इन संख्याओं को जोड़े, वैसे ये 7 का क्यूब दिख रहा है, मैं मानता हूं ये भी 9 का क्यूब, लेकिन अगर डायरेक्टली आपको ऐसे कुछ दिख रहा है तो आप इसका बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि शायद ऑप्शन में ना हो, क्योंकि फिर 7 को 10 बनाना है, 9 को 12 नहीं है। तो उसी प्रकार इनको आप ऐड कर लीजिए, ये कितना है? 17, 24, राइट आंसर सी। चेयर, सोफा, काउच, टेलीविजन, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक है। क्रिकेट 11, बास्केटबॉल 5, ठीक है, और वॉलीबॉल में 6 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, ये डिफरेंट है। कमेंट को लिखा है कुछ ऐसा, तो ये 3 है, यहाँ 4 है, मतलब +1, ये 15 है, यहाँ 17 है, +2, ये 13 है, 16 है, +3, मतलब +1 +2 +3, इस प्रकार से चल रही है। 20 है, +7,
चाहे तो इसको वेरीफाई कीजिए। ये 19 8 देखिए, ये +1 है, +2 है, +3 एंड सो ऑन। सो लाइक में क्या करने का है, +1 +2 +3 +4, 11 12 नहीं, 12 और 1 13, L 13 पे, तो ये गया, बाकी नहीं गया। 9 11 ये गया, 11 और 3 14, कोई गया, ये गया। राइट आंसर है, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। हॉलीडे डायरेक्ट कोडिंग है, डायरेक्ट कोडिंग, हॉलीडे को कोड्स दिया गया है। ऐसे जब भी आपको सिम्बॉल्स दिखे, दैट इज डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। आपको दिखने में आसान लगते हैं, एग्जामिनेशन में गलतियां होती हैं, एंड दैट इज द रीजन आई हैव गिवन दिस इन द मॉक। प्रैक्टिस हर प्रकार के क्वेश्चन का करना है। तो मेलोडी, ठीक है। एम किधर है, एम किधर है, मोबाइल पहला है, तो ये, ठीक है। तो मैं एलिमिनेट करूंगा, ये गया और कुछ नहीं जा रहा है। अब एक काम कर सकते हैं, ऑप्शंस को अगर आप देखें ना, तो कोई एक ऐसा पहलू ढूंढे जिसमें सब कुछ अलग है। जैसे ये सब कुछ सेम है, ऐड ये अलग है, नहीं 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 नहीं, कोई नहीं तो 2-3 लेटर देखना होता है। वाई है लास्ट में, मतलब परसेंटेज आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गया, ऐसे एलिमिनेट कीजिएगा। अब ऐसा कीजिए, थर्ड से ढूंढ लीजिए। थर्ड में यहाँ स्टार है या एक्सक्लेमेशन है, थर्ड कौन सा है इसमें, एल है, एल तीसरा, तीसरे पे क्या है, स्टार, तो थर्ड पे स्टार आना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आपको एक एक करके ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर शॉर्ट ट्रिक, बिलीव मी। ऐसे क्वेश्चंस को चेक करने का कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। यू विल हैव टू चेक, एक एक करके ऑप्शंस को चेक कीजिए, आंसर मिलेगा, दैट इज सी। उड़ीसा वर्ल्ड कोणार्क टेम्पल जीके बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जीके बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे आप, तो एक बार देखिए, बड़े से छोटा हो सकता है या छोटे से बड़ा हो सकता है, मतलब स्मॉलर प्लेस टू बिगर प्लेस। जैसे एशिया है सबसे, नहीं वर्ल्ड, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारा, तो क्या कोई दो से ऑप्शन है, बिल्कुल है, दो से भी ऑप्शन है। और सबसे छोटा क्या है, तो कोणार्क टेम्पल, यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट है, क्योंकि कोणार्क टेम्पल पुरी में है, पुरी उड़ीसा में है, ऐसे सोचेंगे। तो 3 से कोई ऑप्शन है नहीं है, मतलब लार्जेस्ट। तो वर्ल्ड किस में है, एशिया में है, तो ये गया, ये दोनों बच गया। वर्ल्ड एशिया में है, और एशिया कहाँ है, एशिया में क्या है, उड़ीसा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज। अब सीरीज ये बड़ा ही आसान सा सीरीज था। यहाँ पे आपको +3 दिख रहा है, +4 दिख रहा है, +3 +4 +3 +4, ये आपको देगा 35 65 30। अल्टरनेट चले तो शायद मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज्यादा फायदा हमें शायद मिल जाए, क्योंकि यहाँ से -11 नहीं मिलेगा। कोई नहीं, ये देखिए, ये देखिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, चौंकिए मत। रीजनिंग में प्यार जंग और रीजनिंग में हर कुछ जायज है, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, प्यार जंग और रीजनिंग में हर कुछ जायज है। ए से जी 6 फर्क, 6 का फर्क, 13 और 6 19, 19 पे एस होता है। एलिमिनेशन पे ध्यान देंगे, ये गया और ये गया। सेकंड से हमें पता चल जाएगा, सी 7 बढ़ रहा है, ये 3 है, ये 10 है। क्यू 17, 17 और 7 24, 24 पे होता है एक्स, खत्म कीजिए। टी -2 -3 -2 -3 -2 -3 ई हो जाएगा। राइट आंसर डी। हाउ मेनी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओनली मैनेजर, सिर्फ मैनेजर टू ओनली डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर क्या है, 55/35, 5 से 11/7, 11/7 डी। रेक्टेंगल्स निकालने हैं। अब यहां पे आप परेशान होते हैं, देखिए ड्रॉ टू काउंट, क्योंकि यहां पे ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, कुछ हिस्सों पे ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये पोर्शन अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ ये पोर्शन देखते हैं, तो बिल्कुल इतने पोर्शन में ट्रिक लगेगा, 1 2 3, तो यहां का हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, मतलब इसमें 10 है, ठीक है। एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, क्या ये किसी के साथ कंबाइन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ऊपर वाले हिस्से के साथ कंबाइन करके एक और बना रहा है, तो एक और बना। फिर एक ये दिख रहा है, ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन करके एक और बना रहा है। मैं मार्कर चेंज करता हूं, ये एक इसके साथ कंबाइन करके एक और बना रहा है, फिर से कंबाइन कर रहा है, इसके साथ कंबाइन करके एक ये बना रहा है, एक ये वाला पार्ट है आपका। तो आपको ड्रॉ करना होगा, क्योंकि इसमें यूजुअली कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है। तो देखिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं, क्या कोई और कॉम्बिनेशन है, नहीं है, तो 10
12, 12 और 4 16, 16 ऑप्शन में नहीं है, मतलब 17 आंसर होगा। अब आप कहेंगे भैया छूटा कौन सा, छूटा कौन सा? इस पे अगर आप थोड़ी बारीकी से ध्यान दें तो इसको हमने गिना है, इसका कॉम्बिनेशन हमने ले लिया है, इसको गिना है 1, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन लिया है 2, ऊपर वाले के साथ कॉम्बिनेशन तो नहीं लिया है ना, एक ये है, ठीक है, इसका इसके साथ और ऊपर वाला ये, ठीक है, ये लीजिए 17, ठीक है। ट्रायंगल्स की संख्या इसमें कितनी होती है? 16, और बाहर वाले में 16, 32, बात खत्म। स्क्वायर्स, स्क्वायर्स 1 2 3, 1 2 3, 3 गुणा 3 कितने? 9, 2 गुणा 2 कितना? 4, 1 गुणा 1 कितना? 1, मतलब 14 इसमें, और एक ये छोटू, छोटू को नहीं भूलना है, ठीक है। फॉलोइंग में आपको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, और ये यूजुअली आपको परेशान करता है, लेकिन खास परेशानी नहीं दिख रही है यहां पे। देखिए 9 2 47, बड़े संख्या की ओर बढ़ने में ही फायदा है, ठीक है। 9 गुणा 5 करें और उसमें 2 जोड़े तो 47 मिल रहा है। 6 गुणा 4 करें और उसमें 3 जोड़े तो ये मिल रहा है। 5 4 और यहाँ 3 करके 2 जोड़े, क्या देखिए सीरीज की तरह सोच रहे हैं, वैसे यूजुअली नहीं होता है, बट रीजनिंग में कभी कभी आपको ऐसे वेरिएशंस दिखते हैं। तो 24 और 2 26 ऑप्शन में है नहीं है, देखिए कहानी बिगड़ गई ना। तो वही बात है कि इट इज लाइक कि आप किस प्रकार से क्या पॉइंट सोच रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे आपको विचार करना जरूरी है। खैर कोई और तरीका अगर हम सोचेंगे तो धीरे धीरे हम लॉजिक पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ये काम नहीं आया, ठीक है, ऐसे बढ़ते हैं तो इसको हमने जोड़ा 14 हुआ, नहीं हो पाएगा। ये 3 का क्यूब है लेकिन यहाँ पे नहीं है। एक काम ऐसा किया जाएगा क्या, ये तो समझ में आ रहा है कि 9 को अगर हम 5 से गुणा करें तो 45 होता है, और 45 में 2 जोड़ दे तो 47 होता है, ठीक है। 5 से गुणा का कोई कारण सोचे, 5 से गुणा का कोई कारण फिलहाल तो नहीं आ रहा है, कोई नहीं। 6 को 5 से गुणा करें तो 30, और 3 घटा लेते हैं, जोड़ किया यहां घटाते हैं, यहां 5 से 38 भी नहीं है, कोई नहीं। देखिए देखिए ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन को थोड़ा परखा है हमने, तो इसको हम 4 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 24, और 24 में हमने 3 जोड़ा तो हमें मिला 27। यहां पे हम 7 से गुणा कर लेते हैं 56, और 2 जोड़ देते हैं 58, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में भी शायद कुछ मिस्टेक है, क्योंकि थोड़ा सा ये जबरदस्ती वाली बात हो गई है। आगे देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन में यूजुअली आपको परेशानी ना के बराबर होती है, क्योंकि एक सिंपल सा पहलू होता है डायरेक्शन के क्वेश्चन के लिए। तो देखिए एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मैं अभी भी पिछले वाले क्वेश्चन पे ही थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर कोई नहीं, एग्जामिनेशन में भी ऐसा होगा, 2 बार में पेपर को किया कीजिए। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन ना एक बार में नहीं बनेंगे मिसिंग नंबर वाले, तो मार्क एज रिव्यू करके सेकेंड टाइम जब पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब समय बचाना है आपको, 15-20 मिनट बचाना है मार्क एज रिव्यू वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। देखिए, पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं पहले, ताकि आप देख पाए चीजों को। देखिए कहता है अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ, ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टेक्स अ राइट टर्न 5, again takes a right to travel 10, yet again he turns right 5. How far is he now from the starting point? तो ये डिस्टेंस कितना, 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 था तो ये 5 हो जाएगा, 15 5 साउथ, बात खत्म।
ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ से इसको मोड़ा, यहाँ पे इसको मोड़ा, मतलब इसका मिरर इमेज वाटर इमेज पे कॉम्बिनेशन बनाइए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगेन कंप्लीशन पे ध्यान देना है, इसको कंप्लीट करना कौन सा बहुत मुश्किल काम है आपके लिए। ऐसे और दो ट्राइंगल्स यहाँ दे दीजिए, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। ठीक है, एलिमेंट गिनते हैं तो अगर 3 6 नहीं होगा, 3 6 पे नहीं हो रहा है, पाँच, 10, 15, 20, 25, सी ए बी सी सी, सी ए बी सी सी, सी ए बी सी सी होमोजीनियस। करेक्ट मिरर इमेज निकालना है, और करेक्ट मिरर इमेज इज अ वेरी सिंपल पार्ट। आईने को आप कहीं भी लगा लीजिए, इमेजिनेशन वाला खेल। ये एरो यहाँ से आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, बात खत्म कीजिए। सो दिस वाज द सॉल्यूशन, आई होप यू एंजॉयड। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है KUSHL कुशल सर PW। यहाँ पे आप अपनी समस्याएं लिख सकते हैं, आपस में डिस्कशन आप करते हैं तो आपको एक सॉल्यूशन पे आप पहुंच पाते हैं। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कुशल आनंद है। आइए ऑल इंडिया मॉक 5 के मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हैं, जिन्होंने आपको थोड़ा सा परेशान किया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एक बार प्रयास जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो पॉज करके ट्राई करते जाइए। ठीक है, आई विल ट्राई टू टेल यू द इजीएस्ट अप्रोच टू सॉल्व अ क्वेश्चन। पहला सवाल कहता है कि a race track is in a shape of ring whose inner and outer circumference, तो कुछ ऐसा है रिंग की तरह। इनर और आउटर सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है। 440 है और 506 है। ठीक है, तो ये अंदर वाला 440 है और बाहर वाला 506। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द ट्रैक? अब ट्रैक तो बस हमारा ये हिस्सा है एट 6 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज कर सकते हैं कि जो इनर एंड सर्कमफेरेंस है दैट इज 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हमें 440 दी गई है। आप आउटर भी ले सकते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 440। यहां से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये गया 20 बार में और 10 बार में, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई? 70। तो रेडियस कितना मिल गया? 70। अब आउटर सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें, आउटर सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 506। तो फिर से 2 इंटू 22/7 इंटू आर 506। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 506, 2 इंटू 7 और 2 इंटू 22। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 5 3। ठीक है, 7 से और कटेगा नहीं? कटेगा, डेसिमल में आएगा। तो मैं एक बार उसका यूज कर लेता हूं, 80.5। आपको ये 80.5 देगा। ओके, तो ये इनर रेडियस यहां से यहां तक 70 है और बाहर तक क्या है? 80.5। अब हमको इस हिस्से में इंटरेस्ट है, बाकी में हमें दिलचस्पी नहीं है। तो एरिया ऑफ, अगर हम रिंग की बात करें, एरिया ऑफ रिंग की अगर हम बात करें तो पाई बड़ा वाला स्क्वायर छोटा वाला आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। 22/7 80.5 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी में आप क्या कर दीजिए, कॉस्ट की बात है तो 6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 29799। 29799 इजी था। ठीक है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है भाई, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है तो बस वैल्यू डालिए। 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू क्या है? 7। 7 स्क्वायर है तो 2 बार, तो 44। 44 गुने 7 किया 308 है सी ऑप्शन।
इसको सॉल्व करने में बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना होगा कि कोई छोटा सा पहलू स्किप ना हो जाए आपसे, ठीक है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आप ऑफ का यूज करेंगे, BOD, बॉड मास, BODMAS, ब्रैकेट है और ऑफ, ठीक है। तो जरा देखिए, 42 ऑफ 6, एक इसका सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ब्रैकेट है तो यहां से आपको -4 मिल जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ब्रैकेट में पहले गुना, तो ये 6 और ये कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यहां पे कर लेते हैं 42 गुने 6, अभी मल्टीप्लाई करके हम नहीं रखेंगे, बस हम 42 गुने 6 लिख लेंगे। यहां पे भी ऑफ है, यहां पे भी ऑफ है, तो ये कितना हो जाना है, 21 हो जाना है, मतलब नीचे 21 डिवाइडेड नीचे 1 होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। तो अब नीचे का हमको टेंशन नहीं लेना है, जो टेंशन है हमारा ऊपर वाले हिस्सा का टेंशन है। तो ये अप्रोच आपको लेके चलने में सहूलियत होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या हमें मिला है, 36, इसको मल्टीप्लाई कर ही ले क्या, चलिए कर ही लेते हैं। तो ये 2 हासिल 1, 252, 252। तो ऐसा कर ले, 36/252, क्योंकि डिवाइड आ गया, आप पहले ऑफ किया फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, गुने 7। क्या 7 से ये कटेगा, 42 बिल्कुल कट जाएगा, तो 7 से इसको काट ही लेते हैं, 7 से 252 को काट लेते हैं 3 बार में और 36 बार में। तो ये देखिए 36/36 हमने इतना का काम कर लिया। अब 36/36 कितना होता है, 1, ये भी काम हो गया, प्लस 24 गुने 6/18 मतलब 1/3, 1/3 मतलब ये कितना हो गया, 8, प्लस 3 डिवाइडेड -4, तो यहाँ पे आप सीधा -3/4 कर लीजिए, -10/8, नीचे तो 1 है तो टेंशन नहीं है, ये 5/4 हो गया, ये 5/4 हो गया। तो हम अब कहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसको जोड़ा 9, 9 -3/4 -5/4, चाहे तो यहाँ भी 4 करके ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं अगर उतना नहीं करना चाह रहे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 9 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 लिया 36, 36 -8 27, 27/4, 27/4, 4 से 27/4 ठीक तो है, 36, 4 लिया 36, अच्छा इतना, हो ये देखिए यही बारीकी ध्यान देना होता है, 8/4 है, ये 2 हो गया, 7 आंसर हो जाएगा। tan 30 tan 60, तो बस वैल्यू डालिए, tan 30 क्या है, √1/√3, tan 60 क्या होता है, √3, और cos 30 √3/2, √3/2। अब इसको क्या करेंगे, आप ऊपर भेजेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 आपने LCM ले लिया, √3 + 1 + 1 + 3 अपॉन √3/2, 2 ऊपर चला गया, ठीक है, और नीचे ये आ जाएगा तो 8/3, ठीक है, ओके, सिंपल चल रहा है, वैल्यू पे बात थी और कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a + b - c + d स्क्वायर, और c यहाँ पे c यहाँ माइनस है, ठीक है, सी डी में माइनस है। अब देखिए हमें पता है कि a² - b² a + b × a - b होता है, तो इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ये पूरा a है, तो a + b - c + d प्लस a, ठीक है, हम इसको जोड़ रहे हैं, b, और कोई इजी अप्रोच हो सकता है, इजी अप्रोच पे ध्यान देना ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि इस पूरे को अब हम a मान लेते हैं और इस पूरे को हम b मान लेते हैं,
तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ये ए हो गया, और ए प्लस बी करना है, ये हमारा a प्लस बी हो गया, ठीक है, और a माइनस बी। अब देखिए माइनस अगर आप करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया a, माइनस तो ये प्लस बी हो जाएगा, और ये माइनस सी हो जाएगा, और ये प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस सी से माइनस सी गया, ये गया, ये गया, तो हमें बचा क्या, बचा क्या, यहाँ पे बचा 2a, उधर कुछ कट रहा है, a से ये गया, b c d नहीं बचा, तो 2a और 2b माइनस 2c प्लस 2d, 2b माइनस 2c प्लस 2d। अब एक काम और कर सकते हैं, हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए उसके इधर यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 4a b माइनस सी प्लस डी, 4a b माइनस सी, 4a b माइनस सी प्लस डी, ये लीजिए सी ऑप्शन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट फैकल्टीज, डीआई का क्वेश्चन है। फैसिलिटीज, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन साइंस एंड वोकेशनल सब्जेक्ट, साइंस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, बॉयज गर्ल्स की कोई बात नहीं कही गई है, तो ये साइंस हो गया और वोकेशनल हो गया, तो इसका योग कितना है 3, 53, और ये कितना है 40। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो टोटल कितने हैं ये भी हमें पता करना होगा, सबको जोड़ना होगा। तो साइंस और वोकेशनल वाले तो हमको मिल गए हैं 53 प्लस 40 93, और ये टोटल कितना है, तो देखिए ये तो है 93, इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसको एक बार जोड़ लेते हैं, हासिल 1 7 5 8, तो 93 प्लस 72 प्लस 85, 93 मतलब इसका तो सम ले ही लिए हैं, 72 और 85, इसको जोड़िए, हासिल 1 10 17 250, 250 और इंटू 100, ठीक है। ये 0 से 0 गया, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, तो 93 बाई 5 इंटू 2, तो ये हो गया 6, 186 बाई 5, 3, इकलौता ऑप्शन, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 साइन थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan 2 थीटा प्लस कॉस 220 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 थीटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, तो 2 साइन थीटा माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और प्लस 5 तो ये है ही, प्लस 5 ये है ही, तो ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस 8 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, माइनस 8 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, ठीक है। अब ये देखिए ये है 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना शुरू हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा प्लस 2 चाहिए ना, तो माइनस 4 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब है ना 8 3 24, तो 6 चौका 24, और सम इतना आना चाहिए। तो यहाँ से आप 2 कॉमन अगर लेते हैं
तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, बहुत सावधानी से इन प्रश्नों को कीजिएगा, माइनस 4 साइन 2 साइन थीटा कॉमन लो। एक काम कीजिए ना, यहाँ पे आप 2 साइन थीटा कॉमन लीजिए, जो मैक्सिमम कॉमन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 3 माइनस 4 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। तो ये देखो 4 साइन थीटा प्लस 3 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -3/4 एंड 1/2। अब यहाँ पे कहा है कि ये इसमें होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट ले लेंगे, मतलब साइन थीटा बराबर 1/2। हम एक पड़ाव पार कर चुके हैं। तो साइन थीटा 1/2 है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। पहला पड़ाव हमारा खत्म हो गया। अब हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है 2 tan थीटा प्लस cos 20, नहीं cos 2 थीटा ही होगा, ठीक है। तो देखिए tan 2 थीटा प्लस cosec 2 थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, मतलब ये हो जाएगा tan 60 प्लस cosec 60, tan 60 प्लस cosec 60। तो tan 60 क्या होता है, √3, और ये होता है 2√3। तो 3 5/√3, 5/√3 ले लिया। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5/√3। ओके, अब 5/√3 कहीं भी हमारे पास है नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो एक काम करते हैं, ऊपर √3 से गुना करते हैं, नीचे भी √3 से गुना करते हैं। तो 5√3/3 ये आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। द सेलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन फॉर 63,000, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5। इफ वांट टू अर्न 15% प्रॉफिट, हाउ मच शुड ही सेल फॉर 8 मशीन। तो 6 मशीन का दाम है 63,000। तो एक मशीन का दाम कितना हो जाएगा, 63,000 बटा 6, 1 0 5 0 और 0, 10,500। अब प्रॉफिट कितना बोला है, 5% का प्रॉफिट है। तो हम सीपी ऑफ 1 मशीन निकाल सकते हैं, सीपी ऑफ 1 मशीन हम निकाल सकते हैं। तो 10,500 और उसमें क्या किया है, 10,500 और उसमें हमको 5% का उसने प्रॉफिट ले लिया है। 5% का प्रॉफिट ले लिया है, मतलब 100, 5% 105। इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 10,000। मतलब एक मशीन जो है वो क्या कर रहा है, 10,000 का सीपी है उसका। एक मशीन का सीपी कितना है, 10,000 का है। अब हमें क्या करना है, 6 मशीन पे हमको 15,000 का वो चाहिए ना, 8 मशीन पे। तो ठीक है, एक काम कीजिए, अब हमको प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट कितना है, 15% कह रहा है, मतलब 115 हो गया। तो एसपी ऑफ 1 मशीन ही निकालिए, सबसे पहले आप एसपी ऑफ 1 मशीन ही निकालिए। तो 10,000 और हमको प्रॉफिट कितना चाहिए, 15%, 15% चाहिए, मतलब 115 गुने 100, 2 0 से 2 0 हटाइए, 11,500। ये एक मशीन का सीपी है और हमको 8 का चाहिए, एसपी ऑफ 8 मशीन। 8 मशीन 11,500 इंटू 8, 00, 8 पचे 40, हासिल 4, 88 और 4 92। ठीक है, 92,000। As per the data in the table, what is the percentage of a student who got 20 or more marks? लैंग्वेज को समझिए, 20 या उससे अधिक अंक पाने वालों छात्र की प्रतिशत, 20 या उससे अधिक अंक पाने वालों छात्रों की प्रतिशत। तो 20 से 25, तो ये और ये।
तो ये कितना है 14, 18, 32, 32 और 6 38, कितने हो गए 41। तो 41 लोग हैं, 41 लोग हैं और टोटल कितने हैं 20 या अधिक है ना, तो ये 38 3 41 और टोटल कितने हैं, टोटल यहां तक तो 41 है ना, ये 32 6 38 और 3 41, 41 है और ये कितना है 41 और 13 54, 54 और 15 69, 69 और 20, 69 और 20 ऐसे जोड़िए तो 89 और 2 कम कीजिए तो 87, 99, 99 इंटू 100, इसको सॉल्व कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा 41/99 इंटू 100। एक अप्रॉक्स वैल्यू पे अगर हम जाएंगे ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम 42 ले लेते, इसको 100 ले लेते तो काम तुरंत 42% पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये सब अप्रोच भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, फिर से बॉड मास बेस्ड क्वेश्चन है। बॉड मास बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा खास परेशानी नहीं हो, बस बारीकी से आपको चीजों पे देखना होता है, यही ध्यान दीजिएगा बॉड मास में। तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर भी ये कितना है 4, तो 2 - 4 + 5, 2 - 4 + 5 कितना हो गया, ये हो गया 7 - 4, मतलब इसका वैल्यू हमको मिल गया है 3, इसका वैल्यू मिल गया है 3, ठीक है। उसके बाद एक और ब्रैकेट है, तो 7 - 4 + 3 गुना 3 कर लेते हैं तो 9 - 8 / 5। अब नीचे का थोड़ा देखें, 4 ऑफ 4 कितना हो गया, ये हो गया 16, यहाँ हो गया 1/4, 4 से ये कट गया 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब 4 + 1/4, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/2, अभी ऑफ 2/2 ऑफ। अब देखिए ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, 4 + 1/4, 4 + 1/4, 4 + 1/4 कितना हो जाता है हमारा 5/4, 17/4, 17/4। तो ये फिर से कट गया 2 बार में, 17/2 है। अब इसको हम पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 4/17, नीचे हमें कितना मिल जाएगा 4/17, ठीक है 4/17। अब ऊपर पे थोड़ा बात कर ले, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, 13 - 8 5, 5 / 5 मतलब 8, 5 / 5 1, तो 7 में से 1 गया तो 6/4 और 17 ऊपर भेज दीजिए, तो ये 2 गया ये 3 गया, 51/2, 51/2 मतलब 25 1/2, ओके। A कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days, A कोई काम 20 दिन में करता है और B कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 days। तो एलसीएम ले लीजिए, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, इसका एक दिन का काम 4 और इसका 5, 5 और 4। दे बिगेन टुगेदर बट B लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 days, तो A + B 5 दिन तक काम करते हैं, मतलब 5 + 4 गुने 5 मतलब 45 काम हो गए, 100 काम में से 45 काम हुए तो रिमेनिंग वर्क कितना है 55। अब करेगा कौन, बी लेफ्ट किया है तो ए करेगा, ए की इफिशियंसी क्या है 5, मतलब उसको 11 दिन और लग जाएंगे, ठीक। इन अ ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ABC, AB is equal to AC. A circle is drawn through B touches AC at D. अच्छा टच कर रहा है ना, D। उसके बाद क्या कहता है, एन इंटरसेक्ट AB at P। अभी ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है,
चलिए एक बार और मैं ट्राई कर लेता हूँ, इंटरसेक्ट भी करवाना है ना, अभी भी नहीं हुआ। मान लीजिए ये डी है, ये पी है, ये सर्कल क्या पराठा बन गया। इंटरसेक्ट ए बी एट पी इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड AP इज 2.5। AP की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 2.5। AP की वैल्यू 2.5 दी गई है, देन AB इज इक्वल टू, AB कितना होगा, ठीक है। अब ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये अगर x है तो ये भी x है। अब ये टोटल कितना है, 2x है, तो जब ये टोटल 2x है तो ये भी 2x होगा, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, 2x माइनस 2.5, 2x माइनस 2.5, क्योंकि AB और AC बराबर है। अब देखिए टेंजेंट और सीकेंट वाली बात है, ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, तो एक बड़ा ही शानदार सा रिलेशन था, अगर आप भूले नहीं हैं तो, कि AD स्क्वायर जो होता है वो हमारा AP और AB के बराबर होता है, AP इंटू AB के बराबर होता है। तो आप AD स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर, AP क्या है 2.5 और AB क्या है 2x माइनस 2.5, 2x माइनस 2.5। या फिर ऐसा हम क्यों करें, नहीं, AB क्या है 2x है, AB क्या है 2x है, ठीक है। तो यहां से हमें निकालना क्या था भाई, x की वैल्यू, तो ये 1x से 1x गया, x बराबर 5, AB इज इक्वल टू, अब x बराबर 5 तो ये 2x कितना हो जाएगा 10, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अगला सवाल, हाउ मेनी पेशेंट्स वेयर इन एज ग्रुप ऑफ 40 to 60, 40 से 60, इसके बीच में कितने पेशेंट्स थे, ये हमें पता लगाना है। अब नंबर ऑफ पेशेंट्स लेस देन 60 वाले कितने हैं 45, पहला चीज हमें ये दे रखा है, और लेस देन 40 वाले कितने हैं 29। अब 40 से 60 के बीच में कौन होंगे, क्योंकि ये लेस देन 40 है और ये लेस देन 60 है, तो 40 से 60 के बीच में कौन होंगे, 45 माइनस 29 16। हमको 40 से 60 पे जाना है, ठीक है। तो हाउ मेनी पेशेंट, कोई प्रतिशत पूछा नहीं है, 16 आंसर है, खत्म कीजिए। अगला सवाल देखिए, 2x plus 1 x plus 2 2 5 आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा 2x plus 1 अपॉन x plus 2 2/5, तो ये हो जाएगा 10x plus 5 इज इक्वल टू 2x plus 4, 8x बराबर -1, x बराबर -1/8। मीन प्रोपोर्शनल इसका और इसका, ठीक है भाई। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -1/8 इंटू 8, 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। एक काम करते हैं ना, 3.5 है, इसको हम 35/10 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 9/8 और इंटू 8 7 इंटू 7, कैसे 8 एलसीएम लिया, 8 माइनस 7 7, 8 से 8 कट गया, तो अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपको मिलेगा 5.25, 5.25। यहां तक की बातें ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे कुछ ऐसा बात कह रहा है कि ट्रायंगल ABC, A is 90 डिग्री, B is मिड पॉइंट ऑफ BC एंड D, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि ट्रायंगल जो दिया गया है ABC, A 90 डिग्री है, B is the मिड पॉइंट ऑफ BC एंड D।
ए 90 डिग्री है तो यहां ले लीजिए, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। M जो है वो BC का मिड पॉइंट है। M is the midpoint of BC and D is midpoint of, sorry, D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC। ठीक है भाई। If AB is 7, AC is 24, then AD upon AM। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग BC निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले हम लोग BC को निकाल सकते हैं, √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। मतलब BC की वैल्यू जो है वो 25 है। पहला काम हमारा ये हो गया। अब AM जो है, यहाँ पे एक AM है ना, ये बाइसेक्टर है उसका, मिड पॉइंट बोला है ना। हाँ, AM इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मतलब इधर 12.5 इधर 12.5, खैर हमें उससे मतलब नहीं है। ये कितना हो जाएगा, AM कितना हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो M सरकम सेंटर की तरह काम करेगा ना। M तो सरकम सेंटर मिड पॉइंट है, तो AM क्या हो जाएगा 25/2। इसको रहने दो, 12.5 पे मत जाओ, चाहो तो जा सकते हो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जरा ये बात विचार कीजिए, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये किसके बराबर होगा, जो दूसरा ट्राइंगल है हमारा उसी के बराबर होगा। मतलब दो केसेस हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या है 24, हाइट क्या है 7, और एक ट्राइंगल ये भी तो है जिसमें AD परपेंडिकुलर है हमारा। ठीक है, AD परपेंडिकुलर है इज इक्वल टू 1/2। अब बेस क्या है आपका 25 और AD परपेंडिकुलर। इसको आप इक्वेट कीजिए, इसको इक्वेट कीजिए, तो यहां से हम AD का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाफ से हाफ गया, AD बराबर 24 × 7/25। AM ये रहा, AD ये रहा, AM AD मिल गया है आपको। तो निकालना तो यही था ना, AD अपॉन AM। AD क्या है 24 × 7/25 और AM क्या है 25/2। सॉल्व कीजिए, आपको A ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए। The simple interest on certain principal at the end of 3 years at 5% is 1200. The compound interest on same sum for same period at the same rate। ठीक है, तो SI की वैल्यू आपको दी गई है। SI की वैल्यू क्या दी गई है भाई 1200, टाइम 3 साल दिया गया है, रेट दिया गया है, तो यहां से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1200 SI इज इक्वल टू P, रेट क्या है 5 है ना, 5 3 साल के लिए अपॉन 100। 5 से इसको काट लें, 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 2 4 0, 2 4 0, फिर 3 से भी कट जाएगा 80 बार में। तो प्रिंसिपल हमको मिल गया कितना 8000। प्रिंसिपल क्या मिल गया 8000। अब हमको उस 8000 रुपए को क्या करना है, CI पे डालना है। तो अमाउंट क्या है, हमको वैसे CI निकालना है, अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना है 8000, 1 + 5/100 और 3 साल 3, 8000, 21 काट लीजिए ना 1/20, 21/20 का क्यूब, या फिर उसको 3 बार लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा 9061। तो अब हमें CI चाहिए। CI क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 8000 1061, ठीक है, नहीं 1261, सॉरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गिवन टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय 4 डीलर ABCD ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months ऑफ 2016। ठीक है, स्टडी द टेबल। ठीक है, पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर A इन February, डीलर A इन February, अप्रैल, मई
2 the number of computers sold by dealer D in March, मई और जून। ठीक है, यही कह रहा है। तो अब यहां पे क्या करेंगे भाई, बस जोड़ेंगे, रेशियो पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाना है, 94 94 प्लस 108 प्लस 98 अपॉन में 90 प्लस 89 प्लस 91। सॉल्व कर लीजिए, ये आपको आंसर दे देगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर दे देगा। अगला सवाल देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय बी इन अप्रैल, मई, जून is what percent of total number of computers sold by all the dealers in February, and April। बस ये ठीक है। तो देखिए 97 प्लस 102 प्लस 108 अपॉन में 94 प्लस 96 104 106 प्लस 108 97 99 96 इंटू 100। सॉल्व कीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अ सम ऑफ x रुपीज वाज डिवाइडेड A B C D 1/2 1/3 1/6 1/9। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 2 3 6 9, 2 3 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। 2 3 6 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। सबको 90 से गुणा कर दीजिए, तो 45 30 15 6 है ना, 15 छक्का 90, हाँ, और 9 है 10। 45 30 यहाँ पे 5 है, 18 10। Now the question says कि यदि B और D के हिस्से के बीच का अंतर, तो B और D का हिस्सा क्या है, 18 और 10, 8 इकाई का अंतर 832 है, तो 1 इकाई का अंतर 104 है। तो क्या ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ x, मतलब इन सब का यूनिट आपको निकालना होगा। अब इन सब का आपको निकालना है, तो ये कितना है, 65 63 78 88। 88 का मान क्या हो जाएगा, 104 गुने 88। सॉल्व कीजिए, आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके। cos 9 sin 81, ठीक है। sec 9 प्लस cosec 81, तो cos 9 आपको पता है ना कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ये पता है, बस उसी का यूज करेंगे हम लोग। और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, मतलब ये भी cos 9 हो जाएगा, cos 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी sec 9 हो जाएगा। तो 2 cos 9 इंटू 2 sec 9 अपॉन 2 sin स्क्वायर 63 और 27 90, मतलब 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। अब cos 9 sec 9, cos 9 sec 9, तो 2 गुणे 2 बटा 3, 4 बटा 3। ठीक है, अगला देखिए, 2 chords AB and CD of a circle are produced to intersect each other at point P। तो कोई सर्कल है, इसके 2 chords हैं, वो पॉइंट P पे मिलते हैं। ठीक है, तो AB और CD,
outside the center. If AB is 7, BP is 4.2, PD is 2.8, length of CD x मान लीजिए, सिंपल रिलेशन लगाइए, PB इंटू PA, ये इंटू PA इज इक्वल टू PD इंटू PC. PB क्या है 4.2 इंटू 4.2 और 7 11.2. PD क्या है 2.8 इंटू 2.8 प्लस x, 2.8 प्लस x. सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए. अगला सवाल देखिए, स्टडी द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय A ड्यूरिंग February to June. A ड्यूरिंग February to June मतलब ये is what percent more than the total number of computers sold by all the dealer in June. All the dealer in June. ये ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, what percent is more. ठीक है, तो इसका सम जब आप निकालेंगे 94, 85, 108, 89, तो इसका सम आएगा 480. ठीक है, और ऑल डीलर 95, 108, इनका सम आ जाएगा 396. तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 480 माइनस 396 बराबर 84. डिफरेंस क्या आ गया 84. और पूछा क्या है कि बाय व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर, तो 84 अपॉन टोटल कंप्यूटर के हिसाब से और इनटू 100. 84 अपॉन 396 इनटू 100, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा. सो दिस वाज द सॉल्यूशन. आई होप यू एंजॉयड, यू अंडरस्टूड. अभी भी नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताइए, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. एंड कीप वर्किंग. थोड़ा टाइम लगेगा, मैथ्स क्या है एक लंबे समय से आप लोगों ने छोड़ दिया है तो आप परेशान हो रहे हैं, बट जैसे रिदम आप पकड़ लोगे ना, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी. सो दैट वुड बी ऑल. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट. हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है इंजीनियर्स वाला पर. तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मॉक टेस्ट 5 का जनरल साइंस का पोर्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द फंक्शन ऑफ बाइल जूस आर मेंशन्ड बिलो. बाइल जूस के फंक्शन आपको दे रखे हैं. आपसे पूछा गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ बाइल जूस. आपको इनमें से पहचानना है कौन सा बाइल जूस का फंक्शन नहीं है. ठीक है, बेसिकली बाइल जूस का काम क्या होता है बेटा, ये आपको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है. ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ब्रेक्स डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वन. ये काम बिल्कुल करता है, ये बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटों में ब्रेक करता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन बोलते हैं. हैज ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. बेटा इसके अंदर तो कोई एंजाइम होता ही नहीं, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता. यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है, Which of the following option correctly describes the feature of arteries? Arteries, A for arteries, A for अच्छा खून है ना. arteries कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. हमारी बॉडी के हर पार्ट्स को कैसा ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए. ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये इसको रोकने के लिए क्या किसी वाल की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हर बॉडी पार्ट को चाहिए, तो इसमें कोई वाल नहीं होता. ठीक है, और ऑक्सीजन ब्लड है तो इसमें ये कैसे फ्लो करेगा, हाई प्रेशर से फ्लो करेगा. हाई प्रेशर को बियर करने के लिए वॉल कैसी होनी चाहिए बेटा, थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए. ठीक है, चलिए तो आपसे यही पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब करता है. थिक वॉल होता है, बिल्कुल होता है. नो वाल्व्स, कोई वाल्व्स नहीं होती. ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल. कैरी ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, Which of the following is an example of a human cell that has the ability to modify its shape? वो कौन सी सेल है बेटा जो अपने शेप को मॉडिफाई कर लेती है, वो है आपकी WBC. कौन सी है, WBC. All the veins in the human system carry blood towards the heart. जितनी भी वेन्स होती हैं वो क्या करती है, वेन्स के अंदर कैसा खून होता है, V for veins, V for वाहियात खून, यानी कि खराब खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है ना, तो वेन्स में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. लेकिन पल्मोनरी वर्ड लगते ही समझो, आर्टरी के आगे पल्मोनरी लगाओगे तो उसका फंक्शन उल्टा हो जाएगा, वेन के आगे पल्मोनरी लगाओगे तो उसका फंक्शन उल्टा हो जाएगा. यानी कि अगर वेन्स की बात कर रहे हैं, वेन्स की बात करें तो क्या होगा आपका, वेन्स होगा वाहियात खून. ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
और अगर पल्मोनरी वेन बोला तो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पल्मोनरी वेन एंड अदर वेन? डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड कैरी हीमोग्लोबिन प्रोटीन कैरी न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ये तो सबको पता होगा, ठीक है, प्रोटेक्टर होते हैं ये, ठीक है ना, इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को रोकते हैं WBCs। नॉर्मल ह्यूमन ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, 1 से 7 मिनट तक का होता है, ठीक है ना, और क्लोटिंग टाइम आपका 3 से 10 मिनट होता है। तो ब्लीडिंग टाइम देखिए 2 से 3 मिनट नहीं, 2 से 10, 2 से 7 ये जा सकते हैं, 5 से 15 ये सही है, 2 से 7, और क्लोटिंग टाइम भी इसमें सही दिखा रखा है आपको, लगभग 3 से 7 मिनट। तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 2 से 7 मिनट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और क्लोटिंग टाइम 3 से 10 मिनट। In which of the following cells present in human body mitochondria are not present? माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता, RBCs में नहीं होता, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता, आपका RBCs के अंदर नहीं होता, ठीक है। द मोलिकुलर मास ऑफ मिथाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल। देखो, या 2 तरीके इस क्वेश्चन को करना, या तो आप फॉर्मूला लिखो, जैसे मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला हो गया भाई CH3OH, और इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H5OH, ठीक है। ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर है और लगातार 2 मेंबर है, तो लगातार 2 मेंबर में आप देखोगे, चेक भी कर सकते हो, अंतर होता है CH2। और मास के फॉर्म में बात करें, एक कार्बन का मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2, तो कितना आ जाएगा, ये 14U आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी होमोलोगस सीरीज की कि उसके लगातार जो 2 मेंबर्स होते हैं उनके बीच CH2 का डिफरेंस होता है, और मास के टर्म्स में बात करें तो 14 का डिफरेंस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एल्कोहल? एल्कोहल में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? आप कोई भी एल्कोहल उठाकर देख सकते हो, जैसे आपने मिथाइल एल्कोहल देखा, ठीक है ना, तो कौन से होंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्या होंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन होगा नहीं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू कन्वर्ट इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH, ठीक है। आपको इससे इथेन बनाना है, इथेन बनाना है आपको, ठीक है ना। तो देखो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर इसका रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएं 443 केल्विन पर, तो ये क्या कर देगा, वाटर निकालेगा। वाटर कैसे निकालेगा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके ऐसे लिखता हूं, दिख रहा है, वाटर दिख गया होगा। यहां से OH और दूसरे से H लेकर यहां से ये वाटर निकाल देगा, ये वाटर निकल जाएगा, और इन 2 पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। एक्चुअली में ये इथेन नहीं, इथीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये इथीन आना चाहिए, इथेन नहीं बनेगा, ये इथीन बनेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ इस तरह की कंडीशन कभी पेपर में मिलती है तो आप करेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप श्योर हो, ठीक है, यही बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगाना। वैसे भी उसने आपसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट पूछा है, कुछ निकल सनलाइट हीट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। सोप इज प्रोड्यूस, सोप कैसे बनता है बेटा, फैट से बनता है। फैट्स को हम किसके साथ ट्रीट कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं, यहाँ से हमारा सोप बनता है, ये रिएक्शन होता है। देखो, एल्कली एक्शन विद ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल नहीं है, इसका साइड प्रोडक्ट ग्लिसरॉल बनता है। फैट सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड नहीं, एक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस नहीं, डोडेकाइल बेंजीन रिएक्टेड विद H2SO4 एंड देन विद NaOH नहीं बेटा। तो अब हमें ऑप्शन तो लगा के ही आना है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे एल्कली एक्शन विद ग्लिसरॉल। सोप के अंदर आपको ये मिलता है, क्योंकि ग्लिसरॉल जो होता है बेटा बाई प्रोडक्ट होता है, यहाँ से आपको सोप मिलता है प्लस ग्लिसरॉल। ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये ऐसी कहानी एग्जाम में होती है इस तरीके, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज ए डिटर्जेंट कोल्ड, डिटर्जेंट को हम क्या बोलते हैं, सोपलेस सोप बोलते हैं, कार्बोलिक सोप बोलते हैं, सॉफ्ट सोप बोलते हैं, हार्ड सोप बोलते हैं। तो डिटर्जेंट आपका सोपलेस सोप होता है, ठीक है ना। डिटर्जेंट कैसा सोप होता है, सोपलेस सोप होता है। सोप नहीं होता इसके अंदर, है ना, लेकिन ये काम
जैसे सोप करता है उसी तरीके से करता है, इसका क्लींजिंग एक्शन उससे बेटर है कहीं। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सबसे इंपोर्टेंट ओर कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। पहले ढूंढिए बॉक्साइट, नहीं है तो फिर कोरंडम भी होता है, ठीक है, फिर क्रायोलाइट, ये 3 मेन ओर है। कैलोनाइट नहीं, हेमेटाइट आयरन का होता है, जियोटाइट नहीं, बॉक्साइट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट और कौन सा है? इसका सबसे इंपोर्टेंट और है आपका बॉक्साइट, ठीक है। एलोय इज ए, एलोय क्या है? एक एलिमेंट है? नहीं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर है? नहीं। कंपाउंड है? नहीं। होमोजेनियस मिक्सचर? हाँ। एलोय क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। क्योंकि एलोय का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये होमोजेनियस मिक्सचर है तो हेट्रोजेनियस कैसे हो जाएगा? ये कोई एलिमेंट नहीं होता क्योंकि ये मिक्सचर है, ठीक है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी? एलपीजी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है आपको? ब्यूटेन मिलता है। क्या मीथेन मिलता है? प्रोपेन मिलता है, इथेन मिलता है, ये होंगे बहुत कम मात्रा में, सबसे ज्यादा होगा ब्यूटेन, उसके बाद आएगा प्रोपेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन में से ज्यादा मात्रा किसकी होती है? ब्यूटेन की होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल? ऐसा यूनिट होता है बेटा, ऐसा किलोजूल पर किलोग्राम। आप इसके डेफिनेशन पर जाइए। डेफिनेशन क्या कहती है? एक किलोग्राम फ्यूल के कंबशन से जितनी एनर्जी निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। तो एनर्जी को हम किससे मेजर करेंगे? किलोजूल में। ये जो एनर्जी निकल रही है किससे निकल रही है? 1 किलोग्राम फ्यूल से, यानी कि किलोग्राम। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? किलोजूल पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, किलोजूल पर किलोग्राम। Which of the following is also called मार्स गैस? मार्स गैस कौन सी होती है? जो दलदली इलाकों में मिलती है। दलदल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्शी एरियाज। तो उसी के बेसिस पर नाम रखा गया, यानी कि दलदल वाले इलाकों में जो गैस मिलेगी उसको क्या बोलोगे? मार्स गैस। और दलदल वाले इलाकों में कौन सा गैस मिलता है? मीथेन मिलता है। प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, क्या मिलता है? मीथेन। मीथेन का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका? मार्स गैस होता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर? लाइम वाटर क्या होता है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है? नहीं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं। तो क्या हो जाएगा ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ। इंडेक्स फिंगर मतलब 4 फिंगर की बात हो रही है, ठीक है ना। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। ये थंब हो गया, ये 4 फिंगर हो गया, ये मिडल फिंगर हो गई। ये जो थंब होता है ये आपका थंब किसके बारे में बताता है? मोशन या फोर्स के बारे में बताता है। मोशन या फोर्स के बारे में बोल सकते हो, ठीक है ना। ये 4 फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर जिसको बोल रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। किसको बताता है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ठीक है। और ये मिडल फिंगर जो है ये इंड्यूस्ड करंट को बताता है। अगर करंट में भी कभी ऑप्शन आ जाए तो कौन से करंट को सेलेक्ट करोगे? इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। ये इंड्यूस्ड करंट को बताता है। तो आपसे उसने 4 फिंगर के बारे में पूछा है, इंडेक्स फिंगर के बारे में, तो ये किसके बारे में बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको 2 कूलम, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए सर्किट, ठीक है ना। 2 कूलम का चार्ज है, सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको 5 वोल्ट, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है? 2 कूलम, पोटेंशियल कितना है? 5, तो आंसर आ जाएगा 10 जूल। क्या आंसर आ जाएगा? 10 जूल, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर आ जाएगा? 10 जूल, ठीक है। The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 वोल्ट, ठीक है ना। आपको V1 की वैल्यू दे रखी है, इनिशियली जो पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है 60 वोल्ट, और ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द, करंट की वैल्यू निकालनी है। अगर वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को आप 127.5 पॉइंट कर दो, 127.5, तो आपको I2 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? आपको I2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ये सारी कहानी इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में हो रही है,
तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा या नहीं, कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है V अपॉन I इक्वल टू R, और ये है कांस्टेंट। देखो ये सिंपल सा तरीका, या तो आप ऐसे कर लो कि यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेट कर लो V2 बाई I2 के साथ, या सिंपली यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, कभी भी ऐसा हो और ये कांस्टेंट हो तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं V1 बाई I1 इज इक्वल टू V2 बाई I2। ठीक है, V1 का वैल्यू कितना है 60, I1 का वैल्यू कितना है 4, V2 कितना है 127.5, I2 हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 15 पर कैंसिल आउट, इसे 5 से कैंसिल आउट कीजिए, $25.5, इसको 3 से कैंसिल आउट कीजिए अब, $8.5 है ना। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 8.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर नहीं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए रियल इमेज ऑफ इक्वल साइज इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वो कह रहा है रियल इमेज बन रहा है और जितने साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का है। ठीक है ना, अगर हम उसे 48 सेंटीमीटर लेंस से दूर रखते हैं, यानी कि आप एक चीज देखिए, इमेज जो बनता है, अगर ये मान ला f है आपका, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं, ठीक है ना, तब इमेज आपका 2f पर ही बनता है। कहां पर बनता है, 2f पर ही बनता है। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है फोकल लेंथ पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो यानी कि फोकल लेंथ क्या होता है, जितना ये डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। लेंस के अंदर हम सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस दे रखा है उसने 48 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और यही डिस्टेंस क्या होता है आपका फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ आपको पता चल गया 24 सेंटीमीटर है। और लेंस कौन सा होगा, रियल इमेज किस में बनती है आपकी, कॉन्वेक्स लेंस में बनती है। कॉनकेव लेंस में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से, रियल इमेज वाले पॉइंट से हमें पता चल गया कॉन्वेक्स लेंस है, और इस बाकी कहानी से हमें उसकी फोकल लेंथ पता चल गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात हो रही है भाई। ठीक है, कॉनकेव लेंस में हमेशा एक चीज याद रखना, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इसका इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, कॉनकेव लेंस में इमेज कहाँ बनता है बेटा, बिफोर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से परे बनता है। ठीक है ना, तो इमेज डिस्टेंस इसका हमेशा नेगेटिव होता है। यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू और कॉनकेव लेंस, यू तो हर किसी चीज के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है ना, और वी नेगेटिव, ये कंफर्म किसके लिए है, कॉनकेव लेंस के लिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ डी। साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, डी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, इरेक्ट यानी कि वर्चुअल होगी। ठीक है ना, वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी आपकी, लेंस से पहले बनेगी। ठीक है ना, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी कॉनकेव केस में। तो इमेज डिस्टेंस आपको दे रखा है d/3, तो साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। फोकल लेंथ आपको दे रखी है, इसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक सिंपल सी चीज है, कॉनकेव लेंस जब भी आए UVF तीनों का साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। UVF तीनों का साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो D की वैल्यू आपसे पूछी गई है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u होता है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो f का वैल्यू हो गया आपका -15, v कितना है -d/3, और u कितना है आपका -d। इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे -3/d, और ये +1/d। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 ऊपर चला गया विद नेगेटिव साइन, तो क्या आ जाएगा -2/d। ये किसके बराबर आ गया,
-1/15 इज इक्वल टू -2/d। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो d कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। d कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर में दे रखा था फोकल लेंथ, तो d इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, साइड हो जाते थोड़ा। A ray of light is incident on an interface separating two media along the normal। ठीक है, दो मीडियम है, इस पर एक रे गिर रही है नॉर्मली। ठीक है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर कभी भी नॉर्मली गिरती है, अगर कभी भी नॉर्मल गिरती है तो ये रे क्या होगी आपकी, सीधी पास हो जाती है, स्ट्रेट पास हो जाती है। तो ये इंसिडेंट रे है आपकी, और यही आपके रिफ्रैक्टेड रे है। तो दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल रेज के बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है ना, आपसे पूछा गया था इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज के बीच में एंगल कितना होता है आपका, 0 डिग्री होता है। ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट इज कॉज्ड बाय। तारों की टिमटिमाहट किसकी वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। If an object is placed at a distance of 5 cm from the pole of a given concave mirror, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ देखिए, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव ही होता है, फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन आपसे पूछा है, थोड़ा सा देखिए, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, फोकल लेंथ के डबल पर, यानी कि यही क्या है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना, फोकल लेंथ अगर हम बात करें, जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, अगर ये फोकस है तो यहां पर सी है। ठीक है ना, जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस ये होता है। ठीक है, आपको ये दे रखा है 2.5 और ये दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है, ये पता चल गया, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तो इमेज भी सी पर बनती है, सेम साइज की बनती है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैग्निफिकेशन की आप बात करोगे तो क्या फॉर्मूला, -v/u। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -5, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा इमेज भी उतनी दूरी पर बनेगा, -5। तो मैग्निफिकेशन यहां से ये कैंसिल आउट, -1। ठीक है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पर इमेज फॉर्मेशन होगा। To hear different echoes, the minimum distance of obstruction from the source of a sound should be 72 मीटर। ठीक है ना, इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होता है। इसको आप डेरिवेशन भी कर सकते हो। देखो इको कैसे सुनाई देती है, इको के लिए एक ऑब्स्टेकल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई साउंड का सोर्स रखा है, यहाँ से साउंड गई, यहाँ से साउंड गई। ठीक है, यहाँ से साउंड गई, तो इको कब सुनाई देगी, टकरा कर वापस आए, आपके कानों तक पहुंचनी तो चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए डी था, आते टाइम भी कितना डिस्टेंस होगा, डी। इको सुनने के लिए दो साउंड के बीच का जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है एयर में वो कितनी होती है, 343 या 342 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 343 भी ले लेते, 344 भी ले लेते, 342 भी। ठीक है, तो साउंड पहले यहां से यहां गई, टकराई, वापस आपके कान तक आई। ठीक है ना, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 344, टाइम कितना है, 0.1। इस 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया आपका, तो कितना आ जाएगा, डी आ गया आपका 17.2 मीटर। नहीं तो इसको डायरेक्ट याद ही रखिए, टाइम बच जाएगा पेपर में। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेक्टोमीटर आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस होता है। डिजाइनिंग ऑफ एरोप्लेन विंग्स ये बर्नौलीज थ्योरम पर बेस होती है, ये आपकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस नहीं होती। शिप का डिजाइन, हाइड्रोमीटर, ये सब किस पर होते हैं आपके? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। If the distance between the two objects exceed the normal distance by 6 times, the force of gravity, ठीक है ना। पहली बात तो ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं होता, इसका मतलब आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछना चाह रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। उसने कहा इस सेपरेशन को उसने 6 टाइम कर दिया है। 6 टाइम करने का मतलब क्या होगा? एक तरीके से ये 36 टाइम्स हो गया, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है। तो फॉर्मूले के उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 36 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है एक तरीके से। तो अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये कम होगी। हमने तो इसको 6 टाइम किया था, लेकिन स्क्वायर की वजह से वैल्यू कितनी पहुंच गई? 36। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा? पुराने फोर्स का 36 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो दो इक्वेशन बनाइए, ठीक है ना। एक ये नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक में आर की जगह आप 6r रखिए, मास इज कांस्टेंट है। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपका टेस्ट बढ़िया हुआ होगा, और जहां भी आपके वीक एरियाज रहते हैं जिसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे उन पर अभी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्ग है उन पर कम ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ध्यान उन पर भी देना है, लेकिन जो वीक एरियाज है उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। वीक को स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रॉन्ग को वीक नहीं होने देना, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।